अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यशमीन जमाल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ख़बरें। एक तो अभी मेरी नज़र से बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात गुजरी कि अगर टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाए जाएंगे, बट यानी कि फ़ाइलिंग नहीं होगी टैक्स की, और आप अपने आप को टैक्स कितना देते हैं वो ज़ाहिर नहीं करेंगे ऑफिशियली, तो जो बिजली और गैस के कनेक्शंस हैं आपके उनको मुनक़ता कर दिया जाएगा। जो कि मैं समझती हूँ कि इस पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे वैसे ही जो हमारे रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो मीट नहीं होते, टैक्स कलेक्शन हमारी जो है वो हमेशा कभी भी हम टारगेट तक पहुंच भी अगर जाएं तो भी वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है ही नहीं है। तो जो इस तरह की के लोग हैं जो कि टैक्स नहीं दे रहे, और अगर दे रहे हैं तो शो नहीं कर रहे, उनका इस सिस्टम के अंदर, फॉर्मल सिस्टम के अंदर आना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की चीज़ें कि अगर बिजली और गैस के कनेक्शन तक बात पहुंचेगी तो मैं समझती हूँ कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि नहीं टैक्स जमा कराना और नहीं फ़ाइल करना, उसके अंदर कुछ बेहतरी आएगी। अच्छा, साथ ही साथ एक हफ़्ते के अंदर जो महंगाई की शरह में इजाफा बताया गया है वो 9.95% इजाफा जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते में महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। कल हम देख रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो है वो एक मीटिंग हो रही थी, कल हुई है या परसों हुई है। नवाज़ शरीफ साहब जो है वहाँ पे बैठे हुए लाइन में टेबल के ऊपर जितने लोग थे जिनका उनके ख्याल में उन्होंने मईशत में कंट्रीब्यूट किया है पिछले 16 महीने में, उनको शाबाश दे रहे थे। तो शाबाश तो मेरा ख्याल है बनती है। ये जो रेट है, जिस रेट से महंगाई इस मुल्क में बढ़ रही है, अगर कोई ये कहता है कि आपने इसके लिए निगरान हुकूमत को ब्लेम करना है, या अब वही वाला चूरन बेचना है कि जी आपने 16 महीने पहले जो लोग हुकूमत में थे उनको ब्लेम करना है, तो मैं समझती हूँ कि ये बात जो है ना, अब एक आम आदमी कम से कम बाय नहीं करता। मैंने अपना एक सेपरेट वीलॉग भी किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि कुछ 2-4 हलकों पे मैं अभी तक मैं अवामी सर्विस के लिए गई हूँ। ज़ाहिर अभी इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ है, सिलसिला हम जारी रखेंगे अपने प्रोग्राम्स के लिए। मुझे तो वहाँ पे ढूंढे से कोई नहीं मिला जो ये बात मानने को, बाय करने को तैयार हो कि इस मुल्क में इस वक्त जो भी खराबियाँ और बुराइयाँ हैं वो इमरान खान साहब की हुकूमत की बैड पॉलिसीज़ की वजह से। मैं ये बात कंसिस्टेंटली कहती रही हूँ कि उस वक्त माशी पॉलिसीज़, उस वक्त की सूरत हाल, जिस तरीके से वो डील कर रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, अगर वो सारा सिलसिला जारी रहता तो मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब की जमात और उनकी सियासत खुद ही ख़त्म हो जाती, वो अपने बोझ तले दब कर खुद ख़त्म हो जाते। और ये जो इलेक्शंस अब हो रहे हैं, अगर अभी तक पीटीआई की गवर्नमेंट होती तो पीटीआई का नाम लेने वाला कोई नहीं होना था। लेकिन इन 16 जमातों ने इंटरवीन किया, बीच में आकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आईनी तरीक़ाकार था, मेरी कोई बहस नहीं उसके ऊपर, आए। और उसके बाद अगर जल्दी इलेक्शन में चले जाते तब भी शायद ये बोझ जो आजकल एक दूसरे के ऊपर उठा के फेंकने की कोशिश की जा रही है और जो गंदगी दूसरे पर मलने की कोशिश की जा रही है, ये नौबत ना आती। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद इक़्तिदार अच्छा लगने लग गया, जो कि हमेशा लगता है। और फिर उसके बाद ये फैसला किया गया कि नहीं, अब चिपके रहना है इक़्तिदार के साथ, भले इस मुल्क की आवाम की दुर्गत बन जाए, उनका बेड़ा गर्क हो जाए, उनके लिए 2 वक्त की रोटी मुहाल हो जाए, जो कि हो गई है। और अब ये जो रेट्स आ रहे हैं, और ऐसे में एक टेबल के ऊपर बैठकर इसहाक डार साहब को शाबाश देना, शहबाज शरीफ साहब को शाबाश देना, एहसन इकबाल साहब को शाबाश देना, ये लोग उस तरह के लोग हैं कि जिनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मईशत की। ये लोग शहबाज शरीफ साहब की बात करें, एक बड़े बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन पिछले 16 महीने हुकूमत के अंदर जो फ्लॉप शो इस पूरी ड्रीम टीम ने पेश किया है, अगर तो उसके लिए आप हालात को भी ब्लेम करते हैं तो तब भी हमारा सवाल तो वहीं और अपनी जगह पर मौजूद है और रहेगा कि अगर आपको हालात समझ में आ गए थे, जो कि हमें बाहर बैठ के समझ में आ गए थे, तो फिर आप इक़्तिदार के साथ क्यों चिपके रहे? आपने इक़्तिदार का मज़ा भी लेना था, आपने वो राइड भी लेनी थी, आपने एक दूसरे को की तारीफ़ों के जो पुल बांधे वो भी अवाम के सामने, और अब आप जो एक दूसरे के साथ कर रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातें, वो भी अवाम के सामने। ऐसी सूरत हाल में मियाँ साहब से बस इतनी सी गुजारिश है, शाबाश ना दें कम से कम, क्योंकि कोई भी जो टीम उनकी है वो शाबाश डिज़र्व नहीं करती। अच्छा, थोड़ा सा जो इस पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही हैं, उनका आउटलुक क्या है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीलॉग भी करूँगी आज। पीटीआई से जुड़े कुछ मामलात हैं उन पर भी बात करना है। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स का मामला, और मिलिट्री कोर्ट्स को लेकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब 23 अक्टूबर को फैसला आता है जिसमें कहा जाता है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। 5 मेंबर बेंच था, एक डाइसेंटिंग नोट था, 4 जो ऑनरेबल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये रूलिंग दी कि जो भी अभी तक कोई प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनको भी नलीफाई किया जाए, ट्रायल करने की कोई इस तरह की कोशिश जो है वो भी मुमकिन नहीं है। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। अब इसके अंदर जो मैं देख रही हूँ कि एक जो कानून को समझने वाला तबका है, उनकी बहस इस वक्त ये जारी है कि जो बुनियादी कानून है उस कानून की 2 शिकों को नल एंड वॉइड करार दे दिया गया है। अगर तो खाली ये कहा जाता कि 9 मई के जो इंसिडेंट्स हैं, उन इंसिडेंट्स के तहत आने वाले लोग जो हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट का मामला, या उनका ट्रायल नहीं हो सकता, तो वो एक अलग मामला था, उसको हम किसी और तरीके से देखते। लेकिन ये तो पूरा कानून उसी को क्वेश्चन कर दिया गया है, जिसकी वजह से अपील में जाना पड़ेगा और ऑनरेबल कोर्ट को दोबारा से ये समझाना पड़ेगा कि ये असल में मामला क्या है। लेकिन जिस शिद्दत से सियासी जमातें
और निगरान हुकूमतें सूबों की भी और वफाक की भी परस्यू कर रही हैं इस मसले को, वो खासा बैफलिंग है। अगर मैं अपने हवाले से बात करूँ, सेनेट के अंदर एक मज़म्मती करारदाद आ जाती है फ़ैसले के ख़िलाफ़। उसके अंदर कल वैसे खासी गर्मा गर्मी हुई है, सेनेट के अंदर बड़ी बहस हुई है, क्योंकि कुछ अरकान का ये ख्याल था कि इस तरह की करारदाद जो है वो आना पॉसिबल नहीं है, एंड दे वांटेड टू डिबेट मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल और वो सारा मैटर, लेकिन वो डिबेट नहीं हो सकी, मगर करारदाद अलबत्ता मंजूर की गई है। उसके बाद बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वज़ारत दिफ़ा यानी वफाक, ये सब मिलकर जो हैं वो अपील में जो है वो जाने की बात जो है वो होगी। इंट्रा कोर्ट अपील बज़रिया अटॉर्नी जनरल जो है वो फ़ाइल करने की बात की जा रही है, और जो बेसिक प्ली ली जा रही है वो ये ली जा रही है कि जो बेंच था उसकी फॉर्मेशन जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत नहीं हुई। तो क्योंकि बेंच उस तरह फॉर्म नहीं हुआ, तो फिर बेंच से आने वाला जो फैसला है उसको आप वैसे ही कलअदम करार दे दीजिए। अब ये जो बहस है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है कि नहीं हो सकता, कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसिस के अंदर तो डेफिनेटली हो सकता है। मिलिट्री कोर्ट्स को बनाने का मकसद कोई बहुत ही हाई लेवल की कोई टेररिस्ट, कुलभूषण यादव को तो आप ट्राई कर सकते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, लेकिन अगर कोई शख्स प्रोटेस्ट करते हुए लाइन को क्रॉस करके उसने कोई क्राइम किया है, मैं क्राइम का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी क्योंकि उस दिन बाउंड्रीज ओवरस्टेप हुई, सिविलियंस की तरफ से बाउंड्री ओवरस्टेप की गई, एक बिल्डिंग को उसकी अहमियत हो या ना हो आग लगा दी गई, उसके बाद जिस तरीके से तोड़ फोड़ पूरे मुल्क में विटनेस की गई, तो वो अगर कोई इंपॉर्टेंस की बिल्डिंग्स ना भी होती तो भी ये क्राइम के नीचे आता है। जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने अपनी प्रोटेस्ट की जो एक सेफ लाइन है उसको बाईपास किया, उसको क्रॉस किया, वो एक मॉब की तरह उन्होंने बिहेव किया, उन्होंने इस मुल्क के कानून को बुनियादी तौर पर हाथ में लिया। अब कानून को हाथ में लेने की सज़ा देने के 20,000 तरीके हैं। वाई मिलिट्री कोर्ट्स, एक सवाल ये मैंने अपने प्रोग्राम्स के प्लेटफॉर्म से भी किया है कि अगर कल को पार्लियामेंट की चढ़ाई होगी जो कि माजी में हुई, तो पार्लियामेंट कहेगी कि मुझे अपना सेपरेट कोर्ट चाहिए, इसको हम खुद ट्राई करेंगे क्योंकि हम एक इदारा हैं, हम रियासत का एक सतून है, हमें चैलेंज किया गया है, हमें हमारी जो सॉवरेंटी है उसके ऊपर शबखून मारा गया है, तो फिर हम उसको ट्राई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अदलिया का जो इदारा है, माजी में अगेन सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया है, तो फिर क्या आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो हक बजाने पर ये कहने में कि एक स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए जिसके अंदर हम इन लोगों को लाएंगे और हम ही फैसला करेंगे क्योंकि हमारे इदारे को चैलेंज किया गया। मेरा ख्याल है कुछ चीज़ों के अंदर ना थोड़ी सी एक बाइफिकेशन कर लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मिलिट्री कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट इटसेल्फ उससे कोई डिसएग्री नहीं करता। दुनिया भर में बहुत से ममालिक में मिलिट्री कोर्ट्स हैं, 36-40 ममालिक का रेफरेंस दिया जाता है। मिलिट्री कोर्ट्स बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हार्ड कोर प्योर टेररिस्ट को ट्राई किया जाए तो हम भी साथ खड़े होंगे, हम भी कहेंगे कि दहशतगर्द है, इसका ट्रायल होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, वो उसको सपोर्ट करने के लिए बाहर निकले, उन्हें कहीं से इंसाइट किया गया, क्यों किया गया, नहीं किया गया, वो प्लान था, नहीं था, ये सारी बहस अपनी जगह, मैं उसके अंदर नहीं जा रही। मैं सिर्फ इस बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ कि अगर ये साबित हो गया कि 200 लोग थे, 10,000 लोग थे, 15,000 लोग थे, उन्होंने इस मुल्क के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी की है, तो इस मुल्क के अंदर पूरा एक पैरेलल सिस्टम ऑफ जस्टिस जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसको हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं मौजूदा, उन्होंने वो बार बार इस अज़्म का इयादा कर रहे हैं कि केसेस की पेंडेंसी को ख़त्म करना है। गो कि कोई बहुत प्रैक्टिकल काम होता है उस पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम वो कह रहे हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें इस निज़ाम पर ट्रस्ट भी करने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करके वेट करने की ज़रूरत है, और जो एक वो है सिस्टम है उसको हरकत में आने देने की ज़रूरत है। हमने माजी में भी मिलिट्री कोर्ट्स में लोगों को ट्रायल्स किए हैं, माजी में भी इस चीज़ की नवीद मिलती है, हर जगह मिलती है कि हमने लोगों को जेल में रखा, कैदों में रखा, 2-2 ढाई साल के बाद कहा कि नहीं, मिलिट्री कोर्ट के तहत ट्रायल नहीं होना चाहिए था, फैसला गलत था और लोगों को छोड़ा गया। इस मुल्क में फैज़ अहमद फैज़ साहब को भी मिलिट्री कोर्ट्स के तहत ट्राई किया गया और कैद में रखा गया, तो मैं समझती हूँ कि वो भी गलत था जब तब हुआ था, अगर आज होगा तब भी गलत है। कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है, उसको अगर किसी लीगल या टेक्निकल ग्राउंड पर चैलेंज किया भी जा रहा है तो आई विल नॉट अगेन गो इनटू दैट डिबेट, आई एम नॉट अ लीगल पर्सन। लेकिन इन प्रिंसिपल सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर इस तरह के केसेस के अंदर हो सकता कि नहीं हो सकता, मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मौजू है जिस पर हमसे ज़्यादा सियासतदानों को बैठकर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सड़कों पर थे और आज वो इस मुश्किल से गुजर रहे हैं। कल को आने वाले कल में आपके कारकुनान किसी न किसी बात पर सड़कों पर हो सकते हैं और फिर उसके बाद उनको भी ऐसा कुछ फेस करना पड़ सकता है आप सबके समेत, जैसे कि इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को फेस करना
पड़ रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि कुछ चीज़ें हैं, ये जो मकफ़ात अमल का साइकिल है सियासत के अंदर इस मुल्क में बड़ा तेज़ है। अभी इमरान खान साहब की मिसाल आपके सामने, 2018 में जिस तरीके से वो जाहो जलाल के साथ इस मुल्क में सियासत कर रहे थे, आज वो कहाँ हैं? 2018 के बाद नवाज़ शरीफ साहब का और 2018 में नवाज़ शरीफ साहब कहाँ थे, आज वो कहाँ हैं? तो मेरा ख़्याल है कि साइकिल जो है ये बहुत तेज़ी से रोटेट करता है पाकिस्तान के अंदर। तो इसको ये जो पहिया घूमता है ना, इसको थोड़ा सा मद्देनज़र रखना चाहिए कोई भी इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करने से पहले। आज के इस वीलॉग से बस यही कुछ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।